ठीक है जी, तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी। हम बात कर रहे थे कि हमने HTML के मुख्तलिफ टैग्स वगैरह पढ़े, हमने CSS के मुख्तलिफ टैग्स पढ़े। हमें पता है कि पेज का स्ट्रक्चर बनाना है तो HTML में बनाना है, और अगर हमें इसको स्टाइलिंग देनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम उसको करेंगे अपने CSS के अंदर। ठीक है, तो फिर जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट जैसे नाम बता रही है स्क्रिप्ट, हम इसमें स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, हम लोग इसमें कोड लिखते हैं जो बेसिकली क्लाइंट साइड पे भी रन कर सकता है या सर्वर साइड पे भी रन कर सकता है। ठीक है, आपकी साइट है, आपकी एप्लीकेशन है, कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको किसी एक जगह पे एग्जीक्यूट कराने होते हैं, आपको प्रोग्राम लिखना होता है, कोडिंग करना होती है। वो जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोडिंग करते हो, अपनी साइट के अंदर कोडिंग करते हो, वो जो आप अपनी साइट पर फंक्शनैलिटी को फीचर वगैरह डालते हो, वो आम तौर पे हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये आपने यकीनन देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप के ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। आप किसी साइट पे जाते हो और वो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो उस साइट पे या उस एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। आपके ब्राउज़र पे जाने के बाद जब ब्राउज़र से आप उस साइट पे जाते हो तो वहाँ कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कोई जो है ना टूल चल रहा होता है, स्पेसिफिक टूल चल रहा होता है, या कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन वगैरह हो रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें असल में स्क्रिप्ट्स का कमाल होती हैं। ये असल में स्क्रिप्ट्स लिखे होते हैं जो आपके यानी कि क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि आपके जो सर्वर साइड है वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना दोनों साइड्स के लिए स्क्रिप्ट्स या कोड अपनी साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाली की फंक्शनैलिटी आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। इसके अलावा आपने यकीनन नाम सुना होगा, जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो दो कैटेगरीज की हैं। एक कैटेगरी है उसकी स्टैटिक वेबसाइट्स की और एक कैटेगरी होती है डायनेमिक वेबसाइट्स की। स्टैटिक वेबसाइट सिर्फ एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है। जैसे एक नोटिस बोर्ड है, उस पर आपने 4 नोटिस लगा दिए, 5 नोटिस लगा दिए, दैट्स इट। बस वो एक नोटिस बोर्ड, अगर आप उसको कंप्यूटराइज बना दो तो वो आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है कि जो कुछ उस पर है वैसे ही दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो चेंज हो, आप चाहते हो कि उसमें कोई जो है ना एडिटिंग हो सके, उसके अंदर कोई फीचर आप इम्प्लीमेंट करो, जैसे मैं हूँ आपकी साइट पे लॉगिन करूँ, मेरे लिए फिर लॉगिन करने के बाद इंटरफेस मुख्तलिफ हो जाए, उसके बाद मैं कोई इसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकूँ, मैं कहीं पोस्ट कर सकूँ, मैं कुछ शेयर कर सकूँ, मैं किसी को मैसेज कर सकूँ, या मैं वहाँ कुछ अपलोड कर सकूँ। तो अगर वो साइट, वो वेबसाइट ये फंक्शनैलिटी, ये फीचर दे रही है, दैट मीन्स कि वो एक डायनामिक वेबसाइट है। दैट मीन्स कि वो एक डायनामिक वेबसाइट है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। आपने साइट बना ली, अच्छा, साइट के ऊपर मिसाल के तौर पे एक रजिस्ट्रेशन का पेज है। अब मेरे ख्याल से आप लोग ये बात फॉलो कर जाओगे। आपने पेज बनाना है रजिस्ट्रेशन का, तो आपने उसमें मुख्तलिफ फील्ड्स डाली, आपने उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ लेबल्स डाले, और ये सारा काम आपने HTML, आपने उसमें बटन डाला, आपने उस ये बनाया HTML के अंदर। आप उसको जो है ना स्टाइलिंग देना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन देना चाहते हो, उसकी इनपुट फील्ड्स की जो है ना वेट वगैरह चेंज करना चाहते हो, उसमें बड़ा फॉन्ट एंटर कराना चाहते हो, या अपने बटन की स्टाइलिंग करना चाहते हो, या फॉर्म का बैकग्राउंड, मतलब इस तरह की कोई स्टाइलिंग करना चाहते हो, तो हम सब जानते हैं कि हम उसको CSS में करते हैं। और अब अगर आप चाहते हो मिसाल के तौर पे मैं उस फॉर्म पे जाऊं और फॉर्म एंटर करूं, फॉर्म में रिकॉर्ड एंटर करूं और रिकॉर्ड मेरा एंटर हो, और रिकॉर्ड मेरा फिर कहीं पर स्टोर हो, अब जो ये फंक्शनैलिटी, ये प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग उसके अंदर आप डालना चाहते हो, ये उसके अंदर फीचर डालना चाहते हो, तो ये काम आप कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये काम आप कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा आप मेरे ख्याल से इससे आप ड्राइव कर सकते हो कि मुख्तलिफ तरह की जो फंक्शनैलिटी आपकी साइट पे डलती है। मैंने क्या कहा, मैंने अपने एक सोशल मीडिया का आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। वो पोस्टिंग जो हो रही होगी, वो पोस्टिंग सेव होना, सर्वर तक जाना, ये काम जावास्क्रिप्ट कर सकता है। कोई भी फीचर अगर आप सोच रहे होगे, मैं आपके साथ ये टीम्स का जो है ना प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो
मैं जब चाहता हूँ माइक को म्यूट या अनम्यूट करता हूँ, मैं जब चाहता हूँ कैमरा ऑन या ऑफ करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन या ऑफ करता हूँ। ये जो कॉल हैंग आउट का बटन है, कॉल डिस्कनेक्ट करने का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ, कॉल ख़त्म हो जाती है। तो ये बटन्स तो बन गए, ये स्टाइलिंग तो हो गई HTML CSS के अंदर। इन बटन्स के पीछे ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई? ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये असल में जावास्क्रिप्ट की मदद से हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जावास्क्रिप्ट में ही होती है, मगर हम अभी ये कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट में काम किया जा सकता है। कभी नोट किया हो आपने कि हम बल्कि इस पे असाइनमेंट भी करेंगे, आप फिल कर रहे हो और फॉर्म के ऊपर आपने देखा वो कहता है कि दो फील्ड्स होती हैं अक्सर, पासवर्ड या और उसके बाद आता है कंफर्म पासवर्ड। दोनों की वैल्यूज मैच करना होनी चाहिए। अगर वैल्यूज मैच ना कर रही हो तो फॉर्म फिल नहीं होता। अब ये मैचिंग कौन कर रहा होता है? ये फॉर्म के अंदर इन दो वैल्यूज को वैलिडेट कौन कर रहा होता है, इनको चेक कौन कर रहा होता है? जावास्क्रिप्ट। देखा है अक्सर कहता है कि ये फॉर्म फिल करें और आप कोई रिक्वायर्ड फील्ड मिस कर जाते हो तो ये आपका फॉर्म जो होता है वो एंटर नहीं होता। वो आपसे कहते हैं कि आप जो है ना ये फलानी फलानी फील्ड मिस कर रहे हैं, इसको एंटर करें। ये काम कैसे होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? एक और बात, फिर इसको हम लोग इसका कोड स्टार्ट करते हैं। आपने देखा हो क्या कि आप जब पासवर्ड डालते हो तो आपसे कहता है स्ट्रेंथ, पासवर्ड की स्ट्रेंथ है कि नहीं है। पासवर्ड की आप कहते हैं ना कि ये पासवर्ड वीक है, ये पासवर्ड मीडियम है, ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। अब वो ये सारे काम कैसे कर रहा होता है? आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से, आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से वो इस सारे की सारी वैलिडेशंस कर रहा होता है। आप एक सिंपल सा कैलकुलेटर देख लो। आप जो है जब कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो, अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर आपके पास आपके जावास्क्रिप्ट की बेहतरीन एग्जांपल, अगर ये वेब के ऊपर है, आपके पास अभी आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेटर ड्रॉ भी हो जाएगा। ये अगर आप नोट करें तो मुख्तलिफ बटन्स हैं। जब मैं ज़ीरो पे कर्सर लेके जाता हूँ तो वो एच ओवर, याद है ना आप लोगों को, हॉवर का जो इफेक्ट था वो शुरू हो जाता है। इसका बटन का बैकग्राउंड बदल जाता है, नया कलर इस पे आ जाता है। अच्छा, इसकी मैंने बटन्स वगैरह तो HTML से मैंने डाल दिए, इसमें कंटेंट भी लिख दिया। अब इसकी स्टाइलिंग मैंने CSS से कर दी। अब क्यों मेरे 5 लिखने से वहाँ 5 लिखा आ रहा है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से मेरे पास आंसर 25 कैसे कैलकुलेट होके आ रहा है? इन बटन्स के पीछे फंक्शनैलिटी कैसे डली? तो ये काम आपका जावास्क्रिप्ट में होता है। ये काम आपका जावास्क्रिप्ट से होता है। जैसे कल की क्लास के बाद आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अब आप लोग एक अच्छा कैलकुलेटर का कोड लिख सकते हैं, कैलकुलेटर का एक अच्छा कोड लिख सकते हैं, ठीक है? चाहे वो सिंपल कैलकुलेटर हो, चाहे वो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, विद द हेल्प ऑफ योर जावास्क्रिप्ट। और आपको शायद मेरी अब बात वो याद आ रही हो, इस कैलकुलेटर के इंटरफेस को देख के अगर आप समझें कि भाई अगर आपने HTML के अंदर ये बटन्स ठीक से नहीं बनाए, आपने CSS के अंदर उनकी स्टाइलिंग अच्छी नहीं की, तो आप इम्प्लीमेंटेशन किसके अंदर करेंगे? तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो कि HTML CSS की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर वो अच्छा कोड लिखा होगा HTML CSS के अंदर, एक अच्छा इंटरफेस बना होगा, तो उसके अंदर आप अपना कोड इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो इसलिए इंटरफेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसलिए अच्छा HTML और CSS सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट पे काम लिखना शुरू करते हैं, और अब बगैर इसकी और कोई जो है ना एडवांटेज या इस तरह की बातें पढ़े, वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। इसकी एक कोड की एग्जांपल देखते हैं कि इसका कोड दिखता कैसे है, हम लिखते कैसे हैं। आपको पता है कि सबसे पहले आप HTML के टैग के अंदर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, वेब डॉक्यूमेंट, तो सारी बात है आपको HTML का टैग ज़रूर चाहिए। फिर आपको याद होगा कि आपके पास एक टैग होता है हेड का, आपने हेड का टैग लिखा और आपने हेड का टैग क्लोज कर दिया। फिर अगर आप देखें तो आपके पास एक बॉडी का टैग भी होता है, ये आपने ओपन किया और बॉडी का टैग आपने क्लोज कर दिया।
फिर हम लोगों ने आपको याद होगा तो बात कही थी कि आपके पास जितना आपका CSS का कोड होता है वो आप 3 तरह से लिख सकते हैं। इसमें से एक आपका इनलाइन CSS भी थी, इसमें से एक आपका इंटरनल CSS भी थी। तो आपको याद होगा इंटरनल CSS आप सारी की सारी हेड के टैग में लिखते थे। इसी तरह आपने हेड के टैग के अंदर ही एक टैग यूज करना, इसे कहते हैं स्क्रिप्ट का टैग। ये स्क्रिप्ट का टैग ओपन, ये स्क्रिप्ट का टैग क्लोज। आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो सारी जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्ट के टैग में लिखी जाएगी, स्क्रिप्ट के टैग में लिखी जाएगी। आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, और एक और है इसके आप साथ इसकी लैंग्वेज स्पेसिफाई अगर करना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट कौन सा लिखना चाहते हैं, आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट का। लैंग्वेज स्पेसिफाई करके क्या होता है मैं आगे मजीद भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे जो है ना लैंग्वेज आपने स्पेसिफाई कर दी कि आप जो कोड लिखोगे वो जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा। अब ये जितना भी कोड है ये स्क्रिप्ट के कोड के बीच में आप यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। यह एक छोटी सी बात और, क्लास के ये जो कोड है ये मैं आप लोग उसकी फाइल्स फिलहाल नहीं भेजूंगा, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या करोगे, आप लोग अभी से नोट करोगे, ठीक है। ये छोटे छोटे टैग्स हैं, ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होंगी, इसको अपने पास, मैंने जैसे शुरू में कहा था आपसे कि इसको अपने पास रजिस्टर्स रखें, ये नोट करते रहेगा, बिकॉज ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि ये प्रोग्राम्स आप लोग एक बार हाथ से गुजारोगे लाजमी, ठीक है। तो कैसे कर पाओगे, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ नोट करते रहेगा चीज़ें कि जो है ना ये इसमें क्या लिखा हुआ है और किस लाइन से क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज वाला जो ये कोड है ये मैं आप लोगों को फिलहाल नहीं भेजूंगा, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग खुद अपना प्रिपेयर करें। अच्छा, हम इसे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं कि जिसमें हम यूज़र से कहें कि कोई वैल्यू एंटर करो, एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल ए, हम यूज़र से कह रहे हैं कि उस ए की वैल्यू एंटर करो, उस ए की वैल्यू एंटर करो। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जैसे आम लैंग्वेज के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ वेरिएबल डिफाइन करने का तरीकाकार क्या होता है, VAR, और लेट्स वेरिएबल का नाम है ए। ये VAR लिखने का मतलब क्या है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जिसका नाम ए है, जिसका नाम ए है, ठीक है। आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि C++ में हम अगर यूजर से कहना है कि इनपुट करो तो हम क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, कोई अगर बताना चाहे। हम डिक्लेरेशन में डेटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम एंटर वैल्यूज। हम बिल्कुल डिक्लेरेशन करते हैं, और इनपुट के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, सी आउट या प्रिंट, सी में सी इन की स्टेटमेंट। क्या ख्याल है, सी आउट कहाँ यूज करेंगे, सी आउट प्रिंट, मैसेज प्रिंट करने के लिए, मैसेज प्रिंट करने के लिए, बिल्कुल डिस्प्ले करने के लिए ना। और अगर हमें इनपुट करनी है तो वहाँ हम सी इन यूज करते थे। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ हमारे वेरिएबल का नाम है ए, जिसके लिए हमें वैल्यू लेनी है, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे यूज करते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट, राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंड पे सेमीकोलन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी कर रहे हैं। जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू लेनी है वो वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का फंक्शन। आप क्या करते हैं, आप डबल कोट, ये राउंड ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, डबल कोट्स में आप क्या लिखेंगे जो आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो, एंटर अ नंबर, एंटर, हाँ या कुछ भी, एंटर वैल्यू फॉर ए, कुछ भी, एंटर वैल्यू फॉर ए फॉर एग्जांपल, ऐसे करना चाहते हैं ये कर दें। और जिस तरह आप को याद होगा, आप जब इनपुट बॉक्स टाइप करते थे तो वहाँ प्लेस होल्डर की वैल्यू लिखते थे, प्लेस होल्डर। कोई बता सकता है कि प्लेस होल्डर क्यों यूज करते थे? सर जी, ताकि वो हिंट के तौर पर सामने दिखाई दे। ऐसा ही है, समझ आया आप सबको कि आपने यहाँ वैल्यू किस किस्म की एंटर करनी है, कोई हिंट के तौर पे वहाँ पर आप यहाँ बाय डिफॉल्ट की वैल्यू वहाँ रखना चाहते हो तो आप कर देते थे। तो यहाँ पे सेमीकोलन, और दूसरे पोर्शन में आप वो प्लेस होल्डर की वैल्यू डाल देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 0, तो वहाँ पहले से बाय डिफॉल्ट 0 लिखा आ रहा होगा, पहले से वहाँ पे 0 लिखा आ रहा होगा, ठीक है।
ये क्या कर रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक उसकी वैल्यू ले ली। जैसे आप में से ही यहाँ किसी ने भी कहा कि वहाँ हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी कोई टाइप स्पेसिफाई करते हैं, उसकी कोई टाइप स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो हमने फिलहाल कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं की, हमने कहा है कि बस एक वेरिएबल है जो एक वैल्यू ले लेगा। अब अगर इसको हमने कॉल कराना है तो हम इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हैं अभी, क्योंकि पहला लेक्चर है तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बॉडी में कैसे कॉल करेंगे। इसको बॉडी में अगर आप लिखना चाहते हो तो ये बॉडी में इसका कोड कैसे लिखेंगे। बॉडी में कोड लिखने के लिए कोई मसला नहीं है, आपको जावास्क्रिप्ट अगर बॉडी में चलानी है तो मैंने कॉपी किया और मैंने वही चीज़ नीचे आके पेस्ट कर दी। वही चीज़ मतलब मैंने स्क्रिप्ट का टैग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मैंने वैल्यू ली है वेरिएबल की वो मैं डिस्प्ले करा दूँ। जैसे आप लोगों ने मुझे बताया कि सर सी आउट यूज़ करते थे हम C++ में फॉर आउटपुट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हम यूज़ कर सकते हैं, इससे हम आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आउटपुट करना है, उसका वेरिएबल का नाम ब्रैकेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम बता देंगे कि जिसकी वैल्यू हमने डिस्प्ले करानी है, तो हमारा वो वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा इसमें देखने वाली बात क्या है कि आपने जब हेड में जावास्क्रिप्ट लिखी तो उसको स्क्रिप्ट के कोड में लिखा, और जब आपने इसको बॉडी के टैग में अपने जावास्क्रिप्ट का कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करने की कोशिश की तो आपने इसको स्क्रिप्ट के कोड में लिखा, स्क्रिप्ट के टैग में लिखा। क्या करेंगे इसके बाद, सिंपल Ctrl+S, तो आपसे कहेगा कि आप जो है ना सेव करना है, सेव किधर करना है, तो मैं इसको सेव करता हूँ मिसाल के तौर पे अपने डेस्कटॉप पे। मैंने अभी एक फोल्डर बनाया था जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, और मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट 1.html, ठीक है, जावास्क्रिप्ट 1.html मैं इसका नाम रख रहा हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है और ये Notepad++ में, तो आप लोग देख सकते हैं वो चीज़ें ज़रा कलरिंग के साथ आ जाती हैं। अब ज़रा इसको चला के देखते हैं कि क्या इस पर क्या फ़र्क पड़ा है। ये मेरा जो है ना वो मेरी फाइल है, इसको मैंने ओपन किया और ये मेरे जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वेब ब्राउज़र है, मैंने जो है ना गूगल क्रोम को रखा हुआ है, तो उसमें ये लोड हो रहा है। और ये लोड होने के बाद अच्छा अभी ये कुछ नहीं शो कर रहा, दैट मीन्स कि हमारे कोड में कोई छोटा मोटा एरर हो सकता है। हम वापस अपने कोड सर जी मेरे ख्याल से ये हेड टैग तक जो है एक्सेस हो सकता है, नीचे बॉडी तक एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि वो लोकल वेरिएबल काउंट किया जाएगा ऊपर वाली स्क्रिप्ट में। नहीं ये जो आपका वेरिएबल है, यस, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट पूरी हेड में लिखे, हेड में तो चलेगा ही, हेड में तो चलेगा ही चलेगा। ये इस पे भी चल जाता है, इस पे भी आपने देखें स्पेसिफाई किया ना लैंग्वेज को दोबारा, तो ये इसमें भी चल जाता है। हाँ डॉक्यूमेंट तो चलेगा ही चलेगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलें एक मिनट ज़रा मैं दोबारा इसमें जाऊँ। अच्छा नहीं चला, कोई मसला नहीं, यहाँ तो चलेगा ही, देख लेते हैं। मिनट के लिए इसको इरेज करके देख लेते हैं, वापस आए कोड में, इसको चलाया नहीं, अभी इसमें प्रॉब्लम कोई और है, देख लेते हैं एक मिनट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट HTML का टैग, ये स्क्रिप्ट का टैग, ये बॉडी का टैग, और आपका कोड तो परफेक्टली फाइन है। वेरिएबल ए किया आपने और ए की वैल्यू उसने मांग ली आपसे, उसमें तो यही हमने किया था। एक सेकंड रुकें जी, जावास्क्रिप्ट बताया हमने, इसकी स्पेलिंग भी ठीक है। कल मैं तकरीबन 10 मिनट इस प्रोग्राम को ना चलाने की कोशिश करता रहा और बाद में मुझे पता लगा कि गलती मेरी क्या थी कि मैं प्रॉम्प्ट के स्पेलिंग गलत लिख रहा था। प्रॉम्प्ट को मैं प्रॉम लिखा हुआ था, तो इसमें इतनी मिस्टेक भी जो होती है वो आपका प्रोग्राम नहीं चलाती। ओके, एक बार दोबारा इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, इसने आपसे वैल्यू नहीं मांगी। हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है। अच्छा एक मिनट इससे कट किया, मैं कहता हूँ a = 10, मैं वैल्यू स्पेसिफाई करके देखता हूँ क्या ये स्टेटमेंट चल रही है। आपके पास 10 लिखा आ गया है,
दैट मीन्स कि हम जो इनपुट कर रहे हैं ना वैल्यू, वहाँ उस स्टेटमेंट में कोई मसला है, हम उसको भी जाके डीबग कर लेते हैं। आपको टॉप लेफ्ट साइड पे 10 नज़र लिखा आ रहा है 10, ये कैसे Yes, डिस्प्ले sir. हुआ? ये डिस्प्ले इस तरह हुआ है कि ए की वैल्यू 10 हो गई थी, और नीचे देखें आपने बॉडी में उसको डिस्प्ले कराया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दी। दैट मीन्स कि हमने जिससे पहले स्टेटमेंट लिखी थी उसमें कोई प्रॉब्लम है। देख लेते हैं, ए इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, दोबारा देख लेते हैं, प्रॉम्प्ट ब्रैकेट ओपन, लिखना था आपने कि एंटर अ नंबर, और आपने उसे कहा कि आप जो है ना, लेट्स सपोज बाय डिफॉल्ट 0, हाँ 0 क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट चलती है कि। मैंने 10 वाली स्टेटमेंट हटा दी है और मैंने कहा है कि एक वैल्यू एंटर करें। उसको मैंने सेव किया, उसको चलाया, तो ये फिलहाल ये स्टेटमेंट नहीं चल रही है। आपसे प्लेस होल्डर वाली वैल्यू हटा के देख लें। गुड आइडिया, इसको देख लेते हैं कि ये इसमें तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा। सेव किया, प्लेस होल्डर में कोई प्रॉब्लम था, उसको मैं देख लेता हूँ, वहाँ में कोई छोटी मोटी मिस्टेक थी। वो कह रहे हैं एंटर अ नंबर, मैं वैल्यू कोई लेट सपोज लिखता हूँ 50 करके मैं एंटर करूँगा तो 50 डिस्प्ले होगी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि मैंने यही डिस्प्ले कराया था ना, तो वो मेरी 50 वहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होगी। मैं इसको एक मैसेज के साथ कराता हूँ कि यू एंटर्ड अ वैल्यू, तो ये भी डिस्प्ले ही होगा। तो अब देखें क्या करेंगे इसके लिए, यू एंटर्ड वैल्यू, क्या वैल्यू डिस्प्ले करानी है आपने, इस स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट करना है ना, जैसे आप C++ में करते थे। क्या डिस्प्ले कराना है? ए। यू एंटर्ड द वैल्यू, दैट इज आगे ए। मैंने सेव किया इसको दोबारा रिफ्रेश किया, कह रहे एंटर ए नंबर, मैंने कहा 100। अब लेफ्ट साइड पे देखिएगा, यू एंटर्ड द वैल्यू 100, बहुत छोटा लिखा आ रहा है। हम इसके अंदर कोई हेडिंग वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, H2 में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो H2 वाला काम कैसे होगा ये ज़रा थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। अच्छा, यू एंटर्ड अ वैल्यू, यहाँ मैंने स्पेस दे दी और मैं इसको H2 में करना चाहता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर H2 का टैग ओपन। अच्छा, अब क्या मैं अगर मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ तो मेरा ये ऐसे होगा ना, यू एंटर्ड द वैल्यू तक H2 बनेगा, और ए वाली वैल्यू क्या होगी, वो सिंपल छोटी दिखेगी। मैं चाहता हूँ वो भी हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये H2 क्लोज नहीं कर सकता, ये एरर आएगा। ठीक है, H2 हम लिख सकते हैं डबल कोट्स के बीच में, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये देखें, यू एंटर्ड द वैल्यू, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ खत्म, साथ क्या इसके कनकैटिनेट करना है, ए को, साथ इसके क्या कनकैटिनेट करना है, H2 के टैग को, क्योंकि H2 का टैग यानी कि कोई भी टैग आप यूज करेंगे तो वो आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग के, पढ़ा ना सी लैंग्वेज में, C++ में कि डबल कोट्स वाला पोर्शन फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है, कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाता है। तो मैंने इसको सेव किया, दोबारा ब्राउजर में आया, तो कह रहे एंटर नंबर करें, मैंने कहा 150, कह रहे यू एंटर्ड द वैल्यू 150, यू एंटर्ड द वैल्यू 150। दोबारा इसका कोड एक बार देख लें कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैसे काम कर रहा है, और प्रॉम्प्ट आपका जो है ना कोई भी वैल्यू एंटर कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेस होल्डर वाला काम मैं आपको दोबारा चेक करके भी बता देता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। सर जी वो कामा से सेपरेट होता है तब काम करता है, सेमीकोलन से नहीं। वो कॉमा से देख लेते हैं इसको, कॉमा मतलब से करके, हाँ यस कामा से, सही कह रहे हैं, ये कॉमा से सेपरेट होता है। ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, थैंक यू, मैं कॉमा सेमीकोलन लगा रहा था। रिफ्रेश किया, देखें मैंने भी कुछ एंटर नहीं किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो प्लेस होल्डर वाली वैल्यू 0 यहाँ लिखी आ रही है। मैंने कहा 200, तो जैसे अभी इन्होंने कहा था कि सर ये हिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे समझ आ गया यहाँ के नंबर डालना है। मैंने 200 टाइप करके एंटर किया, तो वो कह रहे यू एंटर्ड द वैल्यू 200। ठीक हो गया। इस तरह से आप
इसको देख सकते हैं कि वैल्यू आपने इनपुट करा ली और आपने एक वैल्यू जो है ना उसके बाद उसको आउटपुट भी करा लिया। अब इसको एक और अंदाज से लिखते हैं। हम अगर चाहें तो पूरा स्क्रिप्ट का जो टैग काम है आपका वो बॉडी में भी कर सकते हैं विदाउट हेड का टैग। आप ये स्क्रिप्ट का जो टैग है, स्क्रिप्ट का सारा काम है, आप सारा का सारा काम बॉडी में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं। एक मिनट, इसको कॉपी किया मैंने और नई फाइल में जाके मैंने इसको सेव किया और मैं क्या करूं कि नहीं ये हेड वाले टैग का काम सारा मिट जाए, मैं सारा काम बॉडी में करूंगा, ठीक है। और मैं करूंगा क्या, मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें वो आपसे कहे कि अब हम स्ट्रिंग की एग्जांपल करने जा रहे हैं, हम स्ट्रिंग की एग्जांपल करने जा रहे हैं और उसके बाद वो कहे अपना फर्स्ट नेम एंटर करें और लास्ट नेम एंटर करें। अपना फर्स्ट नेम एंटर करें और अपना लास्ट नेम एंटर करें और आपने जो फर्स्ट और लास्ट नेम अपना एंटर किया है वो अलग अलग होकर डिस्प्ले हो। पहले फर्स्ट नेम, फिर योर लास्ट नेम और फिर क्या हो जाए कि आपका फुल नेम डिस्प्ले हो जाए। ये काम करना है हमें, तो ये कितना मुश्किल होगा। यहाँ देखिएगा, आपने एक चीज़ नोट करनी है। वेरिएबल बनाने, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नेम के लिए f, लास्ट नेम के लिए लेट्स सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए l कर दें और फुल नेम के लिए मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ फुल। आप नोट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोई टाइप फिलहाल भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा। फर्स्ट नेम के लिए वैल्यू चाहता हूँ तो f इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, f इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट ब्रैकेट ओपन, क्या चाहते जी, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम। मैं फिलहाल कोई प्लेस होल्डर नहीं देना चाहता, तो खत्म बस, एंटर योर फर्स्ट नेम। इसी तरह हम क्या चाहते हो कि यही हो सेकंड नेम के लिए भी। अच्छा, एंटर योर सेकंड नेम, तो यहाँ पर बस f की जगह क्या कर देंगे, सेकंड नेम या लास्ट नेम मैंने किया तो l लिख दिया इसकी जगह मैंने, और फर्स्ट की जगह लास्ट नेम। एंटर योर फर्स्ट नेम और एंटर योर लास्ट नेम। और ठीक है, मैं मुझे बाद में फुल नेम भी डिस्प्ले कराना पड़ेगा, तो आपको जैसे पता है कि हम लोग स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करते हैं, तो यहाँ पे भी कैसे करेंगे, मेरे वेरिएबल का नाम है फुल इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट के लिए l का वेरिएबल और सेमीकोलन। तो ये क्या कर देगा, फुल बराबर हो जाएगा कि जो फर्स्ट में है और जो लास्ट में है उसके बराबर हो जाएगा। हमने उसको कनकैटिनेट कर दिया ना, क्योंकि ये हमारा अभी ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा ना। अब ये वेरिएबल नंबर नहीं रहा, अब ये हमारा स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि अब स्क्रीन पे ना 3-4 चीज़ें लिखी हैं। एक को स्टेटमेंट लिखी आ जाए कि स्ट्रिंग एग्जाम्पल, ठीक है, कोई मसला नहीं, कुछ लिखा आ जाए खाली स्ट्रिंग एग्जाम्पल, तो कोई हम जानते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमने लिखा, और हम जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ लिख दी। अच्छा, क्या चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कि हेडिंग आ जाए स्ट्रिंग एग्जाम्पल, स्ट्रिंग एग्जाम्पल। अच्छा, हेडिंग आ जाए, कोई मसला नहीं, शुरू में आए, हमने कहा H1 शुरू और H1 ख़त्म, हेडिंग 1 शुरू, हेडिंग 1 ख़त्म। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, अब एक एक करके लिखते हैं कि आपने क्या एंटर किया। मैं दोबारा इस लाइन को देखिए कॉपी कर रहा हूँ। ये आप मेरे ख्याल से शॉर्टकट्स या कोड जल्दी लिखने के तरीके शायद आपको इस तरह समझ आ जाए कि आप एक बार लिखते हो, उसको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ कॉपी पेस्ट करते हो। अच्छा, फर्स्ट नेम कराना है, लास्ट नेम कराना है और फुल नेम कराना है। मैं 3 बार कॉपी किया इसको। अच्छा, पहले वाला स्ट्रिंग एग्जाम्पल, इसको मैंने कन्वर्ट करना है कि ये फर्स्ट नेम की जगह कि हम लिखेंगे योर फर्स्ट नेम इज, अच्छा इसको मैं ना H2 कर देता हूँ, ये सारा सब में ही बड़ी हेडिंग मुनासिब नहीं लगेगी। योर फर्स्ट नेम इज, फर्स्ट नेम क्या है, वेरिएबल का नाम f है तो प्लस f, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका डिस्प्ले हो जाएगा, फर्स्ट नेम आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम भी, हमें इसी को मैंने कॉपी किया नीचे और फर्स्ट की जगह मैंने लास्ट कर दिया, लास्ट नेम, और लास्ट नेम के लिए मैंने यूज़ किया वेरिएबल l। ये आपको इस तरह से हो गया। आप अगर चाहते हो यहाँ पे 2 लाइंस लिखिए ना, तो बीच में ब्रेक लाइन आए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और कोई भी अगर आप टैग लिखना चाहते हो तो डबल कोट्स आपके राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आएगा, और कोई भी टैग लिखना चाहते हैं तो वो हमेशा आपका डबल कोट्स यानी कि आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग में आएगा। तो ब्रेक लाइन आपने एंटर कर दिया लास्ट नेम, और इसको मैंने कॉपी किया और नीचे ब्रेक लाइन भी डाल दी। इतना ज़रा चला के देखते हैं ना, इसको मैंने चलाया, वो कह रहा है इसको लिखें, तो मैंने सेव करें, मैंने इसका नाम दे दिया, ये सेव हो गया। और अब मैं इसको आके जावास्क्रिप्ट 2 वाली फाइल इसको मैंने ओपन किया, वो कह रहे हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, मैंने कहा कलीम, कह रहे एंटर योर लास्ट नेम, मैंने कहा अहमद। स्ट्रिंग एग्जाम्पल, योर फर्स्ट नेम इज कलीम, योर लास्ट नेम इज अहमद। बात समझ आ रही है? अब ये कलीम नेक्स्ट लाइन पे क्यों चला गया? क्योंकि योर फर्स्ट नेम वाज योर H2 हेडिंग, जो आपने कलीम यानी कि अपना फर्स्ट नेम डिस्प्ले कराने से पहले खत्म कर दी थी। देखिए मेन पे दोबारा अपने प्रोग्राम में कि ये आप देखें योर फर्स्ट नेम इज H2 क्लोज कर दिया आपने। मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं, चलो ये तो मैंने काम देख लिया, अब मैं देखता हूँ कि ये इसके साथ कैसे आएगा। तो कोई मसला नहीं, ये देखें योर फर्स्ट नेम इज एफ मतलब जो आपने फर्स्ट नेम में वैल्यू डाली हुई है, और H2 उसके बाद खत्म हो रहा है। सेव किया, मैं इसका इम्पैक्ट देखता हूँ जाके, इसको मैंने रिफ्रेश किया, कह रहा है अपना नाम बताएं, मैंने कहा कलीम, उसने कहा नाम बताएं, सेकंड मैंने कहा लास्ट नेम बताएं अहमद, योर नेम इज कलीम, और योर नेम अहमद अभी भी नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने उसको हेडिंग का टैग है उससे पहले क्लोज कर दिया। मुझे बाद बिल्कुल मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ये काम इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस तरह लिखा रहने देता हूँ। तो मैंने दोबारा से इस तरह से कोड को एक्सप्लोर करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर आपने क्या किया जी, ब्रेक लाइन के बाद आपने फुल नेम एंटर डिस्प्ले कराना है, तो फुल नेम करा दें, योर फुल नेम इज, फुल नेम का वेरिएबल था सिंपल फुल, तो दैट्स इट। इसको सेव किया मैंने, और आके मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, नाम बताया, मैंने कहा जी कलीम, नाम बताया, मैंने कहा अहमद, योर नेम इज कलीम, योर नेम इज अहमद, योर फुल नेम इज कलीम अहमद। दो स्ट्रिंग्स को उसने कंकैटिनेट कर दिया। सिखाना इसमें क्या चाह रहा हूँ कि आपने दो जो है ना वेरिएबल्स यूज़ किए और आपने दोबारा कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं की, तो आपका काम इस तरह से आराम से हो जाता है। इसी तरह से एक और कोड लिखते हैं, इसको मैंने कॉपी किया मैं, और अच्छा, ये मैं अलग अलग फाइल्स में क्यों बना रहा हूँ? सिर्फ मैं चाहता था एक ही फाइल में बना सकता हूँ। आपको ये जो है ना छोटी सी प्रैक्टिस कराने के लिए कि आप अपना काम करो और अपने काम को फिर सेव किया करो, अपने सारे काम को ओवरराइट ना कर लिया करो, ताकि दोबारा कभी कहीं देखना पड़े तो आप उसको देख के प्रॉपरली कर सको। इसलिए ज़रा अलग अलग फाइल्स में इसको अपने पास सेव किया करो। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल यही कराना चाह रहा था कि देखिए ये मैंने किया और इसको मैंने सारा उड़ा दिया। अच्छा, मैंने वेरिएबल का नाम मिसाल के तौर पर रखा, एक वेरिएबल का नाम है टेस्ट, आम वेरिएबल है टेस्ट। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं कभी टेस्ट को वैल्यू दूंगा 10, टेस्ट को वैल्यू दूंगा 10.25, और कभी मैं टेस्ट को वैल्यू दूंगा पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि देखें, जब मैं इसको लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं हम, क्या डिस्प्ले कराना है? द वैल्यू ऑफ टेस्ट इज, अच्छा डबल कोट्स क्लोज, ओहो तो ओपन ही नहीं किए, दो डबल कोट्स हमने ओपन भी कर दिए। द वैल्यू ऑफ टेस्ट इज, कोई मसला नहीं, प्लस कंकैटिनेट कर दिया अपने वेरिएबल को यानी कि टेस्ट को। ठीक है, क्लोज। और एक छोटा सा काम और कर लें, ये ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि अभी शुरू में कोड लिख रहे हैं तो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं अलग से ब्रेक लाइन लिख रहा हूँ, ब्रेक लाइन और ये क्लोज। ये क्या कर रहा है? ये सिंपल आपको एक जो है ना टेस्ट की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है। यही काम मैं कॉपी करता हूँ इसके लिए, और यही काम मैं कॉपी करता हूँ
तीसरे टेस्ट के लिए। अब इसको मैं सेव करता हूँ, मैंने नाम दिया लेट सपोज। इसमें आप लोग ऑब्जर्व कर लें, एक ही वेरिएबल मैंने रखा, उसका नाम है टेस्ट। कभी उसको मैं न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ, कभी फ्लोटिंग वैल्यू दे रहा हूँ, और कभी कुछ स्ट्रिंग दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसको चला के देखूँ, ये अभी नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसको एक मिनट देख लेते हैं, इसमें गड़बड़ है, ये टैग की गड़बड़ है। क्या ख्याल है आपका? ये टैग आपने क्लोज भी डबल कोट्स के बीच में ही करने होते हैं। और आपको एक और चीज़ इसमें आपने ऑब्जर्व कर ली होगी कि जब एरर आ रहा है तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। मैंने रिफ्रेश किया, टॉप पे लिखा आ रहा है द वैल्यू ऑफ टेस्ट इज 10। उसी वेरिएबल को ओवरराइट किया तो वो फ्लोटिंग भी बन गया, और उसी वेरिएबल को ओवरराइट किया तो वो स्ट्रिंग भी बन गया। तो ये आपको मैंने इस एग्जांपल से समझाना था कि इस तरह से आप एक वेरिएबल को मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट क्लास, कोई चीज़ समझ ना आई हो? मैं इंटेंशनली थोड़ी पेस स्लो रख रहा हूँ कि अगर किसी की साइड पे कनेक्शन या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो स्क्रीन उसके पास डिस्प्ले हो, थोड़ा मैं आराम से टाइप कर लूँ ताकि उसको नज़र ज़रूर आ जाए। कोई अगर यहाँ तक डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं साथ आप लोगों के डाउनलोड कर लूँ, म्यूट क्यों कर रहा हूँ? ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। और आगे हम मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हाँ चलें, ये तो आप लोग कर लोगे। एक प्रोग्राम है जिसमें आपने एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल लिए और उसमें उनको जो है ना आपने शुरू में 0 असाइन कर दिया, कोई मसला नहीं, और आपने दोनों की वैल्यूज यूज़र से ले ली। तो हमें पता है कि ओवर रिटर्न वैल्यूज़ आ जाती हैं। पहले दोनों को मैंने 0 इनिशलाइज किया था, तो भले आप इनिशलाइज करते रहो, उसके बाद अगर आपने यूज़र से कहा कि आप जो है ना कोई एंटर करें वैल्यू, यानी कि प्रॉम्प्ट के ज़रिए आपने उसकी वैल्यू मांगी, तो उसको लेटेस्ट वैल्यू असाइन हो जाती है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है आपको कि आप उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। मींस कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ टेस्ट है, और मैं टेस्ट को बराबर इसी में लिख देता हूँ, टेस्ट बराबर है टेस्ट स्टेरिक 2 के, तो मेरे पास जो पहला टेस्ट की वैल्यू है दैट इज 10, अब वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, और टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे, टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे, एक मिनट, वैल्यू मैं यहाँ कट करके ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि डिस्प्ले भी हो ना ताकि। क्या ख्याल है? टेस्ट स्टेरिक 2, इसको देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। मैं अपने ब्राउज़र में आया और इसको रिफ्रेश किया, तो आप टॉप पे देख रहे होंगे टेस्ट की वैल्यू 20 डिस्प्ले हो रही है। टेस्ट की वैल्यू 20 आ रही है क्योंकि मैंने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है। तो सिर्फ बताना इसमें आपको ये गर्ज था कि जिस आपके आम अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस इवन प्लस प्लस का साइन, जो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करते, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साइंस भी आपके यहाँ पे उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह से चलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ बोल के देख लेते हैं। टेस्ट प्लस प्लस कर दिया मैंने, अब इससे पिछली लाइन में 20 के बराबर होगा, और 20 के बाद ये उसे एक और बढ़ा देगी। आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे टॉप पे आपकी स्क्रीन रिफ्रेश होगी तो 21 लिखा आना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यहाँ पे काम करता है। तो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स वगैरह बता दिए। इसी तरह से आप सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर भी इसमें ट्राई कर सकते हो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आपको मैंने बता दिया इसी में, और इसमें हाँ यही इसमें काम करने वाला है। यहाँ तक कोई डाउट क्लास बेसिक चीज़ों में तो पूछ सकते हैं, फिर अदरवाइज मैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज शुरू करता हूँ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर यानी कि आपका इफ एल्स वगैरह इसमें कैसे लगता है? जी बेटा को दोबारा कहिएगा।
सर ये इंक्रीमेंट जो है ये इसका फिर से बता दें ये क्या काम करता है? आपके वेरिएबल की जो प्रीवियस वैल्यू होती है ना उसमें एक ऐड कर देता है, प्लस प्लस है ना, तो वो इसकी वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा। और अगर आप माइनस माइनस लगाते तो जो है वो एक वैल्यू एक नंबर डिक्रीज कर देता है। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो तरह के होते हैं ना, एक आपका प्री फिक्स होता है, बिल्कुल, और दूसरा आपका पोस्ट होता है। प्री में क्या होता है, पहले जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, जबकि पोस्ट में वो ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होता है। अभी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या इसको मैं ऐसे लिखूं तो फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिखता तो फिर उससे फ़र्क पड़ता। तो ये आप लोग ज़रा देखिएगा कि प्री और पोस्ट से पहले असाइनमेंट किससे होती है और एडिशन किस तरह होती है, सारे काम। अभी के लिए यही कि मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आपका C++ की तरह यहाँ पे भी आपका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो यहाँ परफेक्टली काम करता है, परफेक्टली यहाँ पे काम करता है। सर ये ठीक जो हो? जी जी पाकिस्तान ने टैक्स लिखा है जी जी। इस पे भी ये चेंजिंग लेकर आएगा इंक्रीमेंट? नहीं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए इंक्रीज करेगा ना, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इंक्रीज करेगा। प्लस प्लस है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे इम्प्लीमेंट होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे। ठीक है, वो आपने जैसे पहले देखा होगा कि जो प्लस का साइन है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड कर देता है, लेकिन यही प्लस का साइन आप यहाँ भी यूज़ कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन के राइट के अंदर भी, ये यहाँ पे तो कनकैटिनेट का काम कर रहे हैं। तो आपके जो डाटा आप दे रहे होते हो, जो उनके ऑपरेंट्स दे रहे होते हो, ऑपरेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटर कैसे काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग अपना सिंपल इफ एल्स वाला स्टार्ट करते हैं। तो सी लैंग्वेज की तरह यहाँ पे भी आपको जो इफ एल्स है वो काफ़ी हद तक वैसे ही काम करता है। सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, यूज़र से कहते हैं अपने मार्क्स एंटर करो, और मार्क्स एंटर करके अगर वो 40 से ज़्यादा ना लिखा आ जाए यू हैव पास्ड, बस। जैसे आम आपकी लैंग्वेज में सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है, यहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट होती है। ठीक है, उसका काम कैसे लिखेंगे, मैं दोबारा से छोटी मोटी टैगिंग के लिए मैंने कॉपी किया, इसको न्यू में गया, पेस्ट किया, ये वाला स्क्रिप्ट मैंने मिटा दिया। अच्छा, वेरिएबल का नाम मैंने टेस्ट ही रहने दिया, चलो क्या इतना जो चेंज कर लिया, तो इसका नाम भी नंबर कर देते हैं, नम कर देते हैं, नम, और नम की वैल्यू मांगनी है तो नम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड पे सेमीकोलन। इसके दो पार्ट्स ही कर लेते हैं। पहले पार्ट में एंटर एंटर योर नंबर, और दूसरे में प्लेस होल्डर होता है, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको 0 लिख रहा हूँ या 00। अच्छा जी, नंबर एंटर करें, ये लाइन आपको सिंपल नंबर एंटर करा देगी। तो क्या करना है, अगर नंबर आपके ज़्यादा है 40 से तो आप डिस्प्ले करा दो यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और कह दें कि congratulations you have passed। आपको you have passed अभी ना लिख दे, बस you have passed। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया, मैंने फाइल का नाम कुछ भी रख दिया, लेट्स पुट जावास्क्रिप्ट 4.html। इसको आगे चलाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। वो कह रहे हैं एंटर योर नंबर, मैंने कहा मेरे नंबर जी 95 आए हैं, ओके किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। दोबारा रिफ्रेश किया मैंने, वो कह रहे नंबर डाले, मैंने कहा 20, तो कुछ भी लिखा नहीं आएगा बिकॉज इसका एल्स वाला पोर्शन डिफाइंड नहीं था। हम करना क्या चाह रहे थे, हम सिर्फ ये करना चाह रहे थे कि अच्छा इसमें इफ लग सकता है, हाँ लग सकता है। अब आगे देख लेते हैं, एल्स क्या आ जाए, हम ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, एल्स में कॉपी कर लेते हैं, और उस लाइन में क्या है, सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशंस तो नहीं कह सकते,
alas you have failed। सेव किया, उसी प्रोग्राम को दोबारा चलाया, रिफ्रेश किया, भाई मार्क्स एंटर करो, किसी के मार्क्स खुदा ना खासा 20, तो एल्स वाला आपका पोर्शन चल पड़ा। जैसे आम प्रोग्राम्स में आपका एल्स का पोर्शन था, उसी तरह यहाँ पे आपका एल्स का पोर्शन चल गया। कोई डाउट यहाँ तक क्लास कुछ पूछना चाहते हैं तो? क्योंकि यहाँ थोड़ी सी यहाँ पर मैं पेज पकड़ूंगा, तो कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस, एक तो आप चलो ये चीज़ें साथ नोट कर ही रहे हो, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सेकेंडली ये कि अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है प्रोग्राम बनाने के लिए, किसी तरह का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बारे में कोड लिखें, इसके बारे में प्रोग्राम लिख दें। जो आपका प्रोग्राम इफ़ एल्स या जो है ना यानी कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर से जो प्रोग्राम आपका जो है लूप्स की मदद से, आगे देखेंगे तो फंक्शंस और एरेस की मदद से, तो वो सारे काम, ये चीज़ें आप में से शायद किसी को हो रहा हो कि ये चीज़ें हमें आती हैं, कुछ को शायद आती भी हों, लेकिन आपको ये काम फंक्शन के अंदर, एरे के अंदर इम्प्लीमेंट करना है आगे जाके मज़ीद। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी रिविजन कि आप ये चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएं। और अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो ये ना कहे कि डायरेक्ट हमें जो है ना एरे से स्टार्ट कराए, क्योंकि स्टूडेंट्स में ये ऑब्जेक्शन आता है कि हमें जो है ना डायरेक्ट फंक्शन से काम स्टार्ट कराए, इफ एल्स और वो चीज़ें हमें नहीं दिखाएगी। तो ये इसलिए भी कराया जा रहा है। प्लस यकीनन बहुत से लोग जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये प्रॉम्प्ट, ये राइट और इस तरह की कुछ और स्टेटमेंट जो जावा स्क्रिप्ट की प्योर हैं, उससे थोड़ा सा आपको फेमिलियर कराना है। इसको ज़रा चेंज करते हैं प्रोग्राम को, और इसको ऐसा करते हैं, आपने वो किया होगा प्रोग्राम के अपने मार्क्स एंटर करो और उसको ग्रेड बताना है। 90 या 90 से ज़्यादा पे हम कहते हैं आपका जी ए ग्रेड है, हम कहते हैं उसे, अगर उसके मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं तो आप कहते हो ग्रेड ए, कोई मसला नहीं। इसे दोबारा पेस्ट किया आपने, बार बार टाइप करने की क्या ज़रूरत है जब आप इसे पेस्ट कर सकते हो। अच्छा ये आगे चला गया, कोई मसला नहीं। एल्स इफ, अगर उसके मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड उसका बी है। इसी तरह अगर उसके मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा हैं, 70 या 70 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड उसका ग्रेड सी। इसी तरह अगर उसका जो मार्क्स हैं उसके वो 60 या 60 से ज़्यादा हैं तो आ गया ग्रेड डी, और इससे नीचे अगर हैं तो बस फेल। तो उसके लिए क्या करेंगे, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, इसमें इंडेंट देना बहुत ज़रूरी है, इंडेंट देना बहुत ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा भी आगे आपको एक प्रोग्राम से भी हो जाएगा। लेकिन ये देखें, मैं ये इंडेंट दे रहा हूँ, इफ़ की बॉडी आगे लिखी हुई है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड ए इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। फिर एल्स इफ़ की बॉडी में लिखा हुआ है ग्रेड बी, फिर 70 वाला उस तरह ग्रेड सी, जिसकी बॉडी में उसकी बॉडी को शो करने के लिए आप इंडेंट देते हो। तो मैंने कंट्रोल एस किया, नंबर मांगेगा और कहेगा बताए, आपको ग्रेड बताएगा आपको सिंपल। तो मैं अपने ब्राउज़र में गया, यहाँ आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, एंटर नंबर, मैंने कहा नंबर है 95, तो इस पे क्या ग्रेड आना चाहिए, ग्रेड ए। दोबारा रिफ्रेश किया, मैंने कहा नहीं जी मेरे मार्क्स 20 आए खुदा न खास्ता, ग्रेड एफ। कंडीशंस के हिसाब से वो आपको चला के दे रहा है। और एक चीज़ आपको दोबारा रिवाइज कराने के लिए कि अगर आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हो, लेट्स H2 बनाना चाहते हो, तो H2 शुरू और H2 ख़त्म। आप इस टैग को कॉपी करो और जहाँ जहाँ करना चाहते हो वहाँ वहाँ इसको पेस्ट कर दो, वहाँ वहाँ इसको पेस्ट कर दो। H2 का टैग ओपन भी करना है,
आपको ये सब दिखाने का मकसद ये भी है कि बजाय जिसमें पहले कहा है कि जो इसमें काम कर रहे होंगे एक एक चीज़ लिखने के बजाय वो देखें क्या चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसको रेपिटेशन को कॉपी पेस्ट। जैसे मेरे मार्क्स ही 65 हैं, तो 65 पे डी ग्रेड था, वो हेडिंग 2 के शक्ल में आना शुरू हो गया। कोई डाउट क्लास यहाँ तक? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो आप लोग मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। नो सर। क्लियर है? और कोई पूछना चाहते हैं? ये टिकटॉक का वज़ीर आज़म कुछ पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ये वज़ीर आज़म है ना, इनसे पूछना भी बनता है। सर बात सुने? जी जी सर ऐसे हम लिख सकते हैं कि ग्रेड ए आया तो प्रिंट हुआ हो, वापस मतलब रिमूव ना हो, नीचे उसके जो जो मार्क्स इंटर करते हैं ग्रेड आते हैं। अभी असल में ऐसे कर रहे हैं ना, जब ब्राउज़र ओपन होता है ना, तो ब्राउज़र ओपन होने पे वो आपसे मांग रहे हो ना, तो वो प्रॉम्प्ट कर रहा है एक मैसेज। उसके लिए हमें एक अलग स्टेटमेंट लिखना होगी कि वो जो है ना वहाँ पे हमसे ब्राउज़र में मांगे तो वो फिर हम लोग कर सकते हैं। वो मैं आपको कराऊंगा कि जब हम लोग बटन्स पे काम करेंगे ना, बटन्स पे फॉर्म्स के थ्रू इनपुट कराएंगे, तो वहाँ पे वो वैलिडेशंस और वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर वो उस तरह से काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर सूट करेगा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में आप ब्राउज़र के अंदर इनपुट कैसे मांग सकते हो, और उसके बाद एक क्योंकि इनपुट करें तो एक का आंसर आएगा फिर, और दोबारा इनपुट करने के लिए वो आपको याद है ना, आप लूप का काम भी कर सकते हो कि लूप लगा दो फिर उसके बाद ये सारा काम शुरू कर दो, तो उस तरह भी कर सकते हैं। हो गया क्लास? अब आपको एक छोटा सा प्रोग्राम प्रैक्टिस कराने के लिए कि जी इफ़ एल्स यानी कि नेस्टेड इफ एल्स भी इसमें चल सकता है, ये बताने के लिए एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि आप ना नंबर नहीं, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश और एक सब्जेक्ट है मैथ्स, इनके ना मार्क्स एंटर कराओ। पहले वाला मैं कर देता हूँ इंग्लिश और दूसरे वाला मैं कर देता हूँ मैथ्स के लिए। आप देख रहे हैं मैं दोबारा पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। एंटर योर नंबर इन इंग्लिश चले कर लेते हैं और एंटर योर नंबर इन मैथ्स कर लेते हैं। अच्छा, कंडीशन कुछ ऐसी है कि अगर आपके इंग्लिश में नंबर 80 से ज़्यादा हैं, यहाँ 80 से ज़्यादा चले कर लेते हैं। अगर आपके नंबर 80 से ज़्यादा हैं इंग्लिश में तो फिर ठीक है, आप चेक करो आपके मैथ्स में कितने नंबर हैं। और अगर आपके मैथ्स में भी मार्क्स ज़्यादा है 80 से, तो आप लिखा आ जाए आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आप जो है ना आपको एडमिशन मिल गया, एडमिशन ग्रांटेड, मतलब एडमिशन क्राइटेरिया पे आप उतर आए हो अगर आपके इंग्लिश और मैथ्स दोनों में ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर आपके, अब देखें मैं वापस जा रहा हूँ, अगर आपके इंग्लिश में ज़्यादा हैं लेकिन मैथ्स में ज़्यादा नहीं है, तो आप ये स्क्रीन पे शो करा दो एल्स, मैं ये डॉक्यूमेंट वाली लाइन दोबारा पेस्ट करता हूँ, एल्स आप ये से शो करा दो कि आप वेटिंग लिस्ट पे हो, वेटिंग लिस्ट, दैट्स इट। और अब अगर आप नोट कर रहे हैं ये आपका इफ था, इस इफ का ये बाहर एल्स पड़ा है, यानी कि अगर आपके इंग्लिश में ही 80 मार्क्स नहीं थे, तो आप ग्रेड एफ, यानी कि इसको मैं कर देता हूँ कि एडमिशन नॉट ग्रांटेड। आपकी बात समझ आ रही है कि अगर इंग्लिश में 80 से ज़्यादा है ना तो ठीक है, वो कहेगा बता दें कि ना आपका मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में भी अगर इतने ज़्यादा हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, अगर अभी मैथ्स में ज़्यादा नहीं है तो आप वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। दैट मीन्स मैं सिखाना सिर्फ आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो इफ़ एल्स लिखा हुआ है मैथ्स वाला चेक हो रहा है,
ये इंग्लिश वाले मार्क्स चेक होने के बाद हो रहा है। अगर किसी के इंग्लिश में ही मार्क्स 80 से ज़्यादा नहीं है तो मैथ्स में जितने मर्जी हैं उसके, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो मैथ्स वाला कंडीशन चेक हो रहा है, मैथ्स वाली कंडीशन चेक हो रही है, वो आपके इंग्लिश वाले इफ़ की बॉडी में लिखी गई है। इंग्लिश वाले मार्क्स जहाँ चेक हो रहे हैं उस इफ़ की बॉडी में इफ एल्स लिखा गया है। समझ आ रही है आपको कि इस तरह से जैसे आम सी लैंग्वेज में C++ में नेस्टेड इफ होता है आपका, यहाँ पे भी आपका नेस्टेड इफ आ गया। इसको मैंने सेव किया और क्योंकि मैंने उसी में ओवरराइट किया था तो मैंने इसको रिफ्रेश किया। वो कह रहा भाई इंग्लिश में मार्क्स बताओ। मैंने कहा यार मार्क्स 95 हैं। उसने कहा मैथ्स में बताओ। मैंने कहा इसमें भी 95 हैं। वो कह रहे हैं मुबारक को एडमिशन ग्रांटेड। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि इंग्लिश में मार्क्स बताओ। मैंने कहा यार इंग्लिश में तो 15 नंबर आए हैं, लेकिन मैथ्स में मैंने 100 नंबर मारे हैं। जितने मर्जी नंबर मारे हैं वो कह रहे भाई नहीं, सॉरी, एडमिशन नॉट ग्रांटेड, बिकॉज स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन था कि इंग्लिश के चेक होने के बाद मैथ्स के देख रहे हैं कि अच्छा भैया। और तीसरी चीज़ क्या थी कि अच्छा इंग्लिश में आपके 100 नंबर हैं आपके, मैथ्स में मेरे 20 नंबर आए हैं। तो उसने कहा था कि अगर इंग्लिश पास हो गया तो या एडमिशन ग्रांटेड है या वेटिंग लिस्ट है। मैथ्स के नंबर अच्छे नहीं है तो वेटिंग लिस्ट आ गया। मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्राइटेरिया गिवन होगा, उसको फिर आपने बनाना होगा। सिखाने का मकसद कि आपका जो है ना इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप आम अपनी जो है ना लैंग्वेज के अंदर यानी कि C++ के अंदर ऑपरेटर्स यूज़ करते थे, यहाँ पे भी आप ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया, अब आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हो। मैं सिंपल एक प्रोग्राम बनाता हूँ, आपने भी यकीनन देखा होगा, मशहूर ज़माना प्रोग्राम है कि यूज़र से कहें 3 वैल्यूज़ डालें। एंटर का नंबर करता हूँ इसे, एंटर का नंबर करता हूँ इसे, और मैं वेरिएबल के नाम रखता हूँ A, B, C। ठीक है, पहली वैल्यू फॉर A, दूसरी वैल्यू फॉर B, और तीसरी वैल्यू के लिए मैंने दोबारा इसको कॉपी पेस्ट किया तो तीसरी वैल्यू के लिए ये आगे चली गई है, वापस ले आया, वापस आओ, मैंने कर दिया C। 3 वेरिएबल्स की मैंने वैल्यू ले ली और मैंने सिंपल ये करना है कि बताना है कि तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। कोई भी अगर आप में से इसका लॉजिक जरा शेयर करना चाहे। एंड ऑपरेटर यूज होगा। एंड ऑपरेटर यूज होगा बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट को बताना चाहें। A greater than B and A greater than C। ए सर भी, जी हाँ if A is greater than B and A is greater than C। बिल्कुल, जैसे दोनों ने बताया, दोनों की बात करेक्ट है कि अगर A B से भी बड़ा है और इसके साथ साथ A C से भी बड़ा है, दैट मीन्स कि जो आपका A है वो सबसे बड़ा है। तो ठीक है, आप इसको डिस्प्ले करा दो। कॉपी किया, ये ज़्यादा आगे चला गया, इसको A इज ग्रेटर, मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे A इज ग्रेटर या A इज मैक्सिमम, A इज मैक्सिमम वैल्यू। और सेम इज द केस विद B। एक मिनट, ये करते हैं, सेम इज द केस विद B, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इफ नहीं लगाएंगे ना, एल्स इफ। आप में से कोई शेयर कर, बिल्कुल, आप में से कोई शेयर कर सकता है कि इफ और एल्स इफ से क्या फर्क पड़ता है? मामूली सा एक फर्क पड़ता है। एल्स सिर्फ नेस्टेड के लिए, मतलब आगे हम और लगा सकते हैं एल्स लास्ट स्टेटमेंट के लिए। एल्स लास्ट स्टेटमेंट के लिए, लेकिन वही चीज अगर मैं इफ बार बार लिखता जाऊं उसमें, तो फिर और भी मैं तो कर सकता हूँ। यस, दोबारा कहिएगा। मैंने कहा तो फिर भी तो कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन जो फर्क है इनके अंदर, एक मामूली सा फर्क है। यस, फर्क ये है कि जब तक के वो ऊपर अंदर यूज किया हुआ एक ही डबल चीज इफ की लिखी। नई चीज होगी। सर जी जो फर्क है, जब तक वो इफ वाली कंडीशन ट्रू रहती है तो एल्स वाली चलती ही नहीं। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तभी वो अगले इज एल्स इफ पे आता है। ऐसे है ये फर्क।
अगर इस इफ बात है तो से वो सारी कंडीशन ट्रू होती इससे check मैं होती मुत्तफिक हूँ इस बात से, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो अब ये प्रोग्राम है, ये मैंने एल्स इफ बीच में लिख दी है, यस मैंने एल्स इफ लिख दी है, तो इसके एल्स इफ की जगह अगर मैं इफ लिखता तो क्या फर्क पड़ता? तो ये सारे इफ चेक होते हैं, लेकिन इस सारे इफ चेक होते अगर यस और ये टाइम लेता। ये आप सबको बात समझ आई, आपने फॉलो किया इस बात को कि सारी कंडीशंस टेस्ट करता। आप लोगों ने जिन्होंने ये Yes, ट्राई नहीं sir. किया, वो जो पिछला प्रोग्राम था ना अपने ग्रेड वाला, मार्क्स एंटर करें कि जी 90 पे ए और 80 पे बी, उसको सिर्फ इफ से करके देखिएगा, सिर्फ इफ से, क्योंकि मैं 95 अगर एंटर करूं वो तो 65 से 60 से बड़ा है, 70 से बड़ा है, 80 से बड़ा है, तो वो सारी कंडीशंस टेस्ट कर लेता है अगर आप उसको इफ से लिखते हो। एल्स इफ के साथ लिखने का मकसद ये होता है, अब जैसे ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें इसको इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर कोई एक कंडीशन ट्रू मिल गई, जैसे हमने बताया कोई एक कंडीशन ट्रू मिल गई, तो वहाँ पे उसके फर्दर वो मज़ीद कंडीशंस को टेस्ट नहीं करेगा, उसके बाद फर्दर कंडीशंस को वो टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। इसको रन किया, वो कह रहे एंटर अ नंबर, मैंने कहा 50, एंटर अ नंबर मैंने कहा 100, और एंटर अ नंबर मैंने कहा 0। एक मिनट, ए इज मैक्सिमम क्यों कह रहा है? बी इज ग्रेटर देन, और इसको एक टेस्ट करते हैं दोबारा। ये ए में वैल्यू जा रही है, ये बी में वैल्यू जा रही है, ये सी में वैल्यू जा रही है, राइट। और इसी तरह बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी, बी इज मैक्सिमम, एंड इसको दोबारा चलाते हैं। पहली वैल्यू ए में जा रही थी, मैंने कहा 10, दूसरी वैल्यू 20, तीसरी वैल्यू 30, तो सी इज मैक्सिमम। ये तो हमें समझ आ गया, ये कंडीशन बिल्कुल एल्स वाली कंडीशन चल गई, ऊपर दोनों फॉल्स हो गए। ठीक है, इसको मजीद चला के देखते हैं। 100, दूसरी 20, तीसरी 10, बी इज मैक्सिमम। सर जी एक मिनट सर जी, ये जो एल्स इफ की बॉडी है, बी इज ग्रेटर देन ए हटा दे, सिर्फ बी इज ग्रेटर देन सी लिख के रहने दे, एंड भी हटा दे। अब देखते हैं, गड़बड़ होगी, अभी देखते हैं, यस अभी देखते हैं। इसको चलाते हैं, ये गड़बड़ होगी यहाँ पे। 10, 20 और 5, बी आना चाहिए, सी आ रहा है क्योंकि सर आपने एल्स और इफ साथ साथ लिखा हुआ है, एल्स ऊपर ही रहने दें, इफ को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं। नहीं एक साथ भी यही है, ये तो साथ ही आता है। एक मिनट इसको देख लेते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, इसको एक मिनट स्पेस का जरा देख करके देखते हैं कि स्पेस तो नहीं क्यों खा रहा है। एल्स इफ मैंने इसकी, अच्छा ये इस तरह के प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूँ कि आपने इसकी इंडेंटेशन और स्पेसिंग, ये सब चीज़ों को फिर कंसिडर करना है। अच्छा ये देख लेते हैं, ए, ये भी ए में जा रही है वैल्यू, ये सी में जा रही है, इसको सी, और ओके ये बी में ही जा रही है। कहने का मकसद जब आप लोग डिबगिंग पे जाओ तो आप फिर एक एक स्टेटमेंट पे गौर करो कि अच्छा इस स्टेटमेंट का क्या हो रहा था, इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा था, ताकि लेटर ऑन आप जब इसको प्रोग्राम बनाओ तो उसकी 10, 20 और 5 ये सही शो किया इसने ना। दोबारा देखें, ए 10, बी 20 और सी मैंने दी 5, तो बी इज मैक्सिमम, बी इज मैक्सिमम आ गया। दोबारा रिफ्रेश किया, पहली वैल्यू 50, दूसरी वैल्यू मैंने दी 10 और तीसरी वैल्यू मैं 5 देने जा रहा हूँ, तो ए इज मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम। लॉजिक तो वही था, इसने मैं ख्याल स्पेस पता नहीं क्यों नहीं उठाए, इसको दोबारा मैं चेक कर लूंगा, लेकिन अब ये कि ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट आपको रिजल्ट शो कर रहा है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आप लोग वॉवल वाला प्रोग्राम भी खुद कर सकते हो और ऑपरेटर से, Yes, और sir. ऑपरेटर से वॉवल यस वाला, सर, और यस वो यस इवन ऑड वाला भी प्रोग्राम कर सकते हो कि लिखूं? Yes, sir. sir. कर सकते हैं। कर सकते हैं। कोई
किसी और ने कुछ इसमें पूछना हो यहाँ तक कि स्टेटमेंट्स में से इफ एल्स और इफ एल्स इफ से, ये 3 चीज़ हमने कवर की हैं। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जहन में है कि वो वाला सर इफ एल्स से करके दिखाएं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तसल्ली से देख लें, क्योंकि मैंने जैसे क्लास के शुरू में कहा था, इसकी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज यानी कि ये फाइल्स मैं भी आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा। ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग ये अपनी फ़िलहाल खुद क्रिएट करेंगे, आप खुद बनाएंगे, ठीक है। सिबगत ने आप लोगों के साथ बुक शायद शेयर कर दी होगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी, जिसमें ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। तो आप वहाँ से देख के अगर प्रॉब्लम हो। जी जी सर, ये वाले प्रोग्राम्स हम C++ में कर चुके हैं, बस इसका थोड़ा सिंटैक्स ही चेंज है। सर वो एक्चुअल जो काम है वो उसमें है कि अब एक वेबसाइट में हम अगर चीज़ एक नेविगेशन बार में बनाया, उसमें हमने कोई चेंज या एनिमेशन टेक्स्ट वगैरह लेके आना है, उस पे तो वो जाने से पहले जावास्क्रिप्ट में हमें यूज़ करने होते हैं फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस यूज़ करने होते हैं। अब वो फंक्शंस के अंदर जो काम है वो इसी तरह का काम होगा। अगर आपको खुद से कोई फंक्शन क्रिएट करना पड़े, तो आपको अंदर का जो लॉजिक है वो एक बार फ्रेश हो चुका हो। उस टाइम पे अगर हम फंक्शंस बनाते हुए हम अगर दोबारा से ये डिस्कशन शुरू कर देंगे तो बड़ा वो अजीब लगेगा। इसलिए ये आज की क्लास के जो है ना, आप लोग जो इफ़ सिंपल आपका इसका फ्लो है, वो फ्लो देख लें। आपको सिंटैक्स दिखा दिया, और इसके अलावा आपको मैंने ये दिखा दिया कि अच्छा इसके अंदर आपने अगर टैग्स यूज़ करने हैं, वो टैग कैसे इस्तेमाल होंगे। मैंने ये बता दिया कि इसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है। और फिर अब एक बार देख लेंगे इसमें लूप वगैरह कैसे लगते हैं, क्योंकि लेटर ऑन यही चीज़ें आपको एरे और यही चीज़ें आपको फंक्शंस में इम्प्लीमेंट करनी है। वहाँ पर हो गई तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका काम काफ़ी हद तक हो गया। फिर आप उसको साइड के ऊपर, जैसे अब आपको एक छोटा सा टास्क मिलेगा कि आपने कैलकुलेटर बनाना है, एक अच्छा कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर के बटन्स आपके साइट के ऊपर मौजूद होंगे। आपने यकीनन कई साइट्स पे देखा होगा, जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि फेयर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमारा कैलकुलेटर यूज़ कर लें। आप बैंक की साइट पे जाते हो, देखना चाहते हो कि इनके इंस्टॉलमेंट पैकेजेस क्या हैं, तो वहाँ पे उनकी साइट पे कैलकुलेटर पड़ा होता है। वो काम कैसे कर रहे हैं वो हम बेसिकली यहाँ डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स लोग इसमें बना देते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर बना देते हैं। बन सकता है तो लोग बना देते हैं। इसकी डेवलपमेंट असल में इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जानते हैं, जिन्होंने इस पर काम किया है, तो वो ये बात समझ सकते हैं कि आप किसी एप्लीकेशन पे बनाते हो और जावास्क्रिप्ट पे प्रोग्राम बनाते हो, तो लोकल होस्ट के ऊपर जावास्क्रिप्ट को चलाना कितना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसलिए लोग इसमें भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स बना जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। ये इस मकसद के लिए नहीं है, ये वेब के लिए बनी है तो उस पर ही होना चाहिए। लेकिन ये कि वो कंप्यूटर्स जिसमें रैम इतनी अच्छी नहीं है, इनके स्पेक्स इतने अच्छे नहीं हैं, वो एक आम सा ब्राउज़र इंस्टॉल करके पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करवा जाते हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक किसी तरह का भी कोड लिख सकते हो। आपको ये बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके थ्रू। ठीक हो गया। उसी तरह जैसे आपको याद होगा कंडीशनल ऑपरेटर होता था। क्या होता था, कोई बताना चाहेगा? कंडीशनल ऑपरेटर किसकी रिप्लेसमेंट थी? वो इफ एल्स की, टर्नरी ऑपरेटर जो था। टर्नरी ऑपरेटर, वो भी आपका यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह इम्प्लीमेंट होता है जैसे आप लोग इफ एल्स इम्प्लीमेंट करते हो। और इसी तरह आपका जैसे स्विच स्टेटमेंट थी आपकी, स्विच स्टेटमेंट आपकी सिंपल आप C++ में यूज़ करते थे, वही आपकी स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। उसी तरह से केसेस और उसी तरह से जो है ना इसके ब्रेक और उसी तरह से इसके डिफ़ॉल्ट। एक अगर छोटा सा प्रोग्राम इसका आपको करके दिखा रहे थे ताकि सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो जाए और लूप का क्योंकि एक छोटा मोटा प्रोग्राम भी आपको दिखा जाऊँ आज ही। अच्छा जी, ए एंटर करें और प्रोग्राम ये है कि आपने स्विच स्टेटमेंट से बताना है कि ये इवन है कि ऑड। स्विच स्टेटमेंट, अच्छा ऊपर वेरिएबल 3 लिखे हुए तो इसको मैं हटा देता हूँ, वेरिएबल रखता हूँ। मैंने ए को चेक करना है कि ए हमारा इवन है कि नहीं है। तो स्विच क्या होगा कि ए mod 2, इसके रिजल्ट पे लगेगी कंडीशन। तो वो कह रहे क्या कि इसका रिजल्ट में केस अगर 0 का है या केस इसका 1 का है। केस 0 का है, केस 1 का है। तो केस 0 में क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ आ जाए
तो ठीक है, तो E1 है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आप ये बता दें उसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से उसको ये बता दें कि इवन नंबर पोस्ट किया और इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख दी, ब्रेक दी। क्या ख्याल है अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या मसला आएगा? सर जी जो कंडीशन चेक होती है और ट्रू होती है उसके नीचे तमाम चल जाती है। विदाउट चेकिंग द स्टेटमेंट बाकी सारे केसेस भी चल जाते हैं, और मैं लास्ट में ब्रेक नहीं भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेक करता क्या है फिर? जस्ट एक स्टेटमेंट को सर जी एग्जीक्यूट करते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। हाँ, सर इग्नोर जी सर ये करते जो हैं बाहर केस मतलब है निकल इसको ब्रेक करता है सर, दूसरे वाले केस से जो है ये स्प्लिट करता है सर, ये ब्रेक है। सर जी पूरी स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है जब ब्रेक स्विच, स्टेटमेंट हो। ये आपकी देखे ना स्विच स्टेटमेंट की बॉडी है, यस यस। ठीक है। जैसे ही वो ब्रेक स्टेटमेंट देखेगा वो मज़ीद किसी भी और केस को इवेल्युएट नहीं करेगा, किसी भी और केस को इवेल्युएट नहीं करेगा और प्रोग्राम इस की बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इसके बाद अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, हाँ उन स्टेटमेंट्स को चला देगा, लेकिन ये मज़ीद इसकी बॉडी में नहीं रहेगा। इसको चला के देखते हैं अभी चलता है कि नहीं चलता। इसको रिफ्रेश किया, वो कह रहे हैं एंटर नंबर, मैंने कहा जी 85। इवन नंबर, क्योंकि नीचे भी इवन ही लिखा हुआ था। इसको चला दिया, इसको रिफ्रेश किया, दोबारा चलाया, 85। एक बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना उसमें भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। मेरे पास, मैंने इसको चलाया और मैंने लिखा 85, उस पर इवन नंबर कह रहा है, तो ये किस किस्म का एरर है? लॉजिकल एरर। लॉजिक का गलत लॉजिक लगाने से। तो ये मतलब आप इंटरव्यूज़ के अंदर इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जी ये जी बताएं ये फलाने सिचुएशन, क्योंकि अब तो इंटरव्यूज़ जो है ना, या आपके पहले वो होते हैं छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, तो उस टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये बेसिकली लॉजिकल एरर था, क्योंकि मैंने गलत लॉजिक इम्प्लीमेंट किया हुआ था, इवन और ये हो गया ऑड। ये आपका सिंपल केस है। हमने इसमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं यूज़ की, हमने इसमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं यूज़ की। कोई रीज़न आपके ख्याल से इसका? सर जी पॉसिबल कंडीशन ही दो बनती है, या रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1, उसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। या इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आ सकती, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कोई इसके अलावा पॉसिबिलिटी होती तो हम उस केसेस में लिखते, और अगर इसके अलावा तमाम के लिए करना होता तो हम फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ कर लेते। एक आखिरी प्रोग्राम बस बनाते हैं आपको लूप्स की शक्ल दिखाने के लिए। इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही लूप लगते हैं जैसे आपके आम जो है ना सी लैंग्वेज या C++ में लूप इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल a और a इक्वल्स टू मैं देता हूँ, लेट्स सपोज 0, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि 20 तक सारे इवन नंबर्स डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो वाइल a इज लेस देन इक्वल्स टू 20, जब तक a 20 या 20 से छोटा है तब तक एक छोटा सा काम कर दें। एक मिनट, तब तक एक छोटा सा काम कर दें। देखिए मैं इसकी बॉडी बना रहा हूँ, देखते हैं नहीं बना के भी क्या होता है, बना के भी क्या होता है। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने इसको डिस्प्ले कराते रहना है। तो हम इस पे लिख देंगे सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डिस्प्ले क्या कराना है, a, मॉड्यूलो 2। और हमें एक और चीज़ कर देते हैं, सही है, बस इसी तरह भी ठीक है ना। और ब्रेक लाइन। और बिल्कुल ही सही कह रहे हैं कि आप हर वैल्यू को टेस्ट भी कर सकते हो। आप अगर ऐसे कर लो a इक्वल्स टू a+2, तो ये हर वैल्यू पे जंप इन, ये डायरेक्ट 0 के बाद 2 4 6 पे जंप करेगा। और अगर आप प्लस प्लस करते हैं तो फिर आप, जाहिर बात है, फिर आप कर सकते हो कि जैसे इन्होंने बताया कि उसके बाद आप चेक करो कि अगर a का मॉड लेके, बिल्कुल, तो आप इसे कर दें एक, अगर मॉड 0 के बराबर है
एक मिनट पहले कर देना, डिस्प्ले से ये पहले जो कर कंडीशन है ये, यस आप, तो क्या हो ये इस तरह हो, डिस्प्ले कर दीजिए। और अगर वो नहीं होगी तो देखें इफ की बॉडी इग्नोर हो जाएगी, तो फिर आप सिंपल क्या कर दोगे, a प्लस प्लस कर दोगे। इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है a इक्वल्स टू a प्लस 2 करेंगे, तो फिर आपको इफ वाला काम करना ही नहीं पड़ेगा। इस तरह आपका वाइल लूप एग्जैक्टली उस तरह ही आपका डू वाइल लूप भी है, डू पर आ जाएगा, वाइल नीचे आ जाएगा वजह सेमी कॉलन। और आप लोगों को डू वाइल और वाइल का फ़र्क पता होगा, कोई भी अगर एक शेयर करना चाहे। सर जी, डू वाइल में ये फ़र्क होता है कि अगर कंडीशन जो है वो पहले, वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है जैसे यहाँ पर है, और बॉडी नीचे होती है। डू में पहले काम किया जाता है कम से कम एक बार, कंडीशन उसके बॉडी के बाहर चेक होती है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तो कम से कम एक दफ़ा काम चलना चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं डू वाइल। एक दफ़ा आपका लूप चल जाता है अगर आप यूज़ कर रहे हैं डू वाइल लूप, जबकि अगर आप वाइल कर रहे हैं तो पहले क्योंकि कंडीशन टेस्ट हो रही है तो वो कंडीशन फॉल्स होने पे हो सकता है लूप एक बार भी एग्जीक्यूट ना करे। और इसी तरह फिर आपका फॉर लूप भी होता है। फॉर लूप आप एक या एक रेंज के अंदर प्रोग्राम चलाने के लिए आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो काम आपका एक लूप से हो सकता है वो किसी भी लूप से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो, किसी भी लूप से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ तक हमने मुख्तलिफ जो आपके स्ट्रक्चर्स से सीक्वेंस सिलेक्शन और तीसरा आपका लूपिंग कंस्ट्रक्ट, इसको रिवाइज किया। जी जी, यहाँ तक हमने रिवाइज किया, और इसके बाद एक मिनट जी,